हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने बीपीएससी 131 का सेक्शन 2.1 पढ़ा था। अब हम इसका सेक्शन 2.2 पढ़ने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2.2 वेक्टर कंपोनेंट्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम वेक्टर कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। To define the components of a vector in a particular coordinate system, we need to define unit vector directed along the Cartesian axis in the direction of increasing Cartesian coordinates। तो ये बोल रहा है कि जो है आपको अगर कंपोनेंट्स को बताना है, वेक्टर कंपोनेंट्स को बताना है किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हो, यानी कि उससे पैरेलल हो, और इसकी डायरेक्शन जो है वो इंक्रीज यानी कि कोऑर्डिनेट जहाँ पे इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में हो। To keep things simple, we first define the unit vector along the coordinate axis of the two-dimensional Cartesian coordinate system। तो चीज़ों को आसान रखने के लिए हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर जो है वो डिफाइन करते हैं 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। इसके बाद में हमारा सबसेक्शन आता है 2.2.1 यूनिट वेक्टर्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको अब अभी पढ़ते हैं। यू आर फेमिलियर विथ टू डायमेंशनल 2D रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम योर स्कूल फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स कोर्स। तो हम जो है ये पढ़ चुके हैं, हम 2D और रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये हमने अपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स कोर्स में पढ़ रखा है। इट कंसिस्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस डिनोटेड बाय एक्स एंड वाई एक्सिस। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोला जाता है, वो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कि इधर फिगर में भी दिखा रखी है। नोट दैट द एक्स एंड वाई एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इधर ये बात ध्यान में रखने वाली है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। द पॉइंट ओ एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये बोल रहा है कि जो पॉइंट ओ है, यानी कि ये पॉइंट ओ जो है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे ये मिल रही है दोनों एक्सिस, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द एक्सिस इन द डायरेक्शन स्पेसिफाइड बाय द एरो। तो जो और वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है कार्टेशियन यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की, उसको हम मेजर करते हैं ओरिजिन से डायरेक्टेड किसकी तरफ? इधर की ओर। यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है तो यानी कि सबसे पहले इधर जीरो आएगा, उसके बाद में अगर इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती रहेगी। पहले जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, इस तरीके से बढ़ती रहेगी। इसी तरीके से एक्स एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस में तो ये हो गया, वाई एक्सिस में भी जीरो आएगा, फिर वन आएगा, इस तरीके से इस डायरेक्शन में वो भी बढ़ती रहेगी। इस तरीके से हम जो है उसकी पॉजिटिव वैल्यूज को निकाल सकते हैं। We denote the unit vector along the positive x direction by I cap and the unit vector along the positive y direction by j cap। तो हम जो यूनिट वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होती है उसको आई कैप से डिनोट करते हैं। यहाँ पे दिखा भी रखा है, आई कैप से इसको दिखा रखा है। और जो यूनिट वेक्टर जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, उसको हम जे कैप से डिनोट करते हैं। यहाँ पे ये दिखा रखा है। दिस आर कंस्टेंट्स वेक्टर्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो होते हैं ये वेक्टर्स जो है ये कांस्टेंट वेक्टर्स होते हैं किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। द थ्री डायमेंशनल या फिर 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज थ्री एक्सिस। जब हम थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आते हैं तो उसके पास में तीन एक्सिस होती है, जो कि है द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड एक्सिस हो जाती है जो। द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम आर डिनोटेड बाय आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली। तो ये जो यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर होते हैं जो, उसको हम डिनोट करते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप से। यानी कि एक्स के लिए हो जाएगा आई कैप, जे कैप हो जाएगा वाई के लिए और के कैप हो जाएगा जेड एक्सिस के लिए, इनके अलोंग में डायरेक्शन को दिखाने के लिए। वी कुड चूज द जेड एक्सिस इन ईदर ऑफ द टू डायरेक्शन शोन इन द फिगर 2.a एंड 2.b। हम जो है जेड एक्सिस को इन दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि हमें जो पता है कि अगर जेड एक्सिस आएगी तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए इन दोनों के, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो दो कंडीशन हो सकते हैं कि जेड एक्सिस ऊपर की ओर जा रही है या फिर जेड एक्सिस नीचे की ओर जा रही है, तो इनमें से कोई सा भी हम ले सकते हैं। ये हो गया हमारा 2.2a और 2.2b। तो इसमें इस तरीके से दिखा रखा है, इस तरीके से। दिस ब्रिंग अस टू द नोटेशन ऑफ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो है ये डायग्राम जो है दो चीजें ये हमें इस बात पे लेके आती है कि राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम और लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम दो तरीके से होते हैं। यूनिट वेक्टर इन द फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्या है? राइट हैंड। तो राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और बी वाला है लेफ्ट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन दोनों में से किसी भी तरीके से 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये दिखा रखा है कि यूनिट वेक्टर कौन कौन से हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप एक्स से वाई की ओर अगर अपने राइट हैंड को कर्ल करेंगे
तो आपके थंब जो है वो डायरेक्शन देगा के एक्सिस की। उसी तरीके से अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को यहाँ पे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की ओर कर्ल करेंगे इस तरीके से, तो आपकी जो डायरेक्शन है थंब जो आपकी डायरेक्शन देगा वो देगा जेड एक्सिस की। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये हो गया लेफ्ट हैंड की, लेफ्ट हैंड से ये निकलेगा तो लेफ्ट हैंड जो हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया 3D, और ये जो है राइट हैंड 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। You may like to know what is meant by a right hand and left hand Cartesian coordinate system। तो ये बोल रहा है कि आपको ये जानना जरूरी हुआ है कि ये राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेफ्ट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। वैसे मैंने बता दिया पर इसको भी पढ़ते हैं हम। बाय कन्वेंशन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम शोन अस इन फिगर 2.2a इज द राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो हमें फिगर में दिखा रखा था वो राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था। तो नोट दैट फॉर दिस सिस्टम द थ्री कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट है एक्सिस फ्रॉम अ राइट हैंड ट्रायड। तो जो आप देखेंगे कि जो डायग्राम हमें दे रखा था उसमें जो एक्सिस है वो राइट हैंड ट्रायड बनाती है, जो इधर भी आप देख सकते हैं इस तरीके से एक तरीके से ट्रायड बनाती है जिसके 3 हेड होते हैं। In this system, when we curl fingers of your right hand around the z-axis so that your fingertip point in the direction of rotation of the positive x-axis towards the positive y-axis, your extended thumb points in the direction of the positive z-axis। तो वही बोल रहा है ये जो मैंने बोला था कि अगर आप अपने राइट हैंड को देखेंगे, राइट हैंड अगर आपका पॉजिटिव x-axis से पॉजिटिव y-axis की ओर कर्ल होगा तो आपका जो थंब है वो डायरेक्शन देगा z-axis का। ये है हमारा राइट हैंड रूल। टू अंडरस्टैंड दिस फर्दर, आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 1.4.2 इन यूनिट 1। तो आप वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसकी डेफिनेशन को आप रिकॉल कर सकते हैं। फॉर अ राइट हैंड सिस्टम, एक राइट हैंड सिस्टम के लिए द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉलो द राइट हैंड रूल। दैट इज फॉर द राइट हैंड सिस्टम I cross j cap is equal to में k and j cross k cap is equal to में I and k cross I cap is equal to में j। तो ये बोल रहा है कि एक राइट हैंड सिस्टम के लिए अगर हम देखें तो प्रोडक्ट जो होगा यूनिट वेक्टर से, जो कि ये है आई कैप जे कैप और के कैप, यानी कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, अगर हम उनका को यानी कि राइट हैंड एक्सिस के लिए अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे उनका यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा आई क्रॉस जे कैप जो होगा वो हो जाएगा हमारा के कैप, और इसी तरीके से जे क्रॉस के कैप जो होगा वो हो जाएगा हमारा आई कैप, और के क्रॉस आई कैप जो होगा वो हमारा हो जाएगा जे कैप। इन द लेफ्ट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब हम जब लेफ्ट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे शोन इन फिगर 2.2b, जो कि हमने 2.2b में फिगर जो है 2.2b में देखा था। When you curl your fingers of your left hand around the z axis so that your fingertips point in the direction of the rotation of the positive x-axis towards the positive y-axis, the direction in which your extended thumb point in is taken to be the direction of the positive z-axis। तो ये वही बोल रहा है कि अगर हम लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है लेफ्ट हैंड, उसको अगर देखेंगे तो हम लेफ्ट हैंड को देख लेते हैं। अगर हमारी लेफ्ट हैंड जो है वो कर्ल कर रही है एक्स पॉजिटिव एक्सिस से पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर, तो हमारा थंब जो है वो हमारे पॉजिटिव जेड एक्सिस की ओर पॉइंट करेगा। वी मस्ट ऑलवेज स्पेसिफाई विच ऑफ द टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वी आर यूजिंग। हम जो है हमें ज़रूरी होता है कि हम ये ऑलवेज स्पेसिफाई करें कि हम कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या फिर लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। इन ऑल आवर BSc फिजिक्स electives including this one and is most other books in physics, the right handed Cartesian coordinate system is chosen for describing vectors। तो हमारी जो बीएससी की फिजिक्स इलेक्टिव जो है फिजिक्स इलेक्टिव, उसमें जितने भी बुक्स हैं उनमें आप जो देखेंगे कि राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया गया है वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। और आप ये भी देखेंगे कि बाहर की जो अगर अदर बुक्स भी है उनमें भी यही सिस्टम फॉलो होता है। लेट अस नाउ सी हाउ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब हम ये देखते हैं कि कोई सा भी वेक्टर उसके कंपोनेंट्स यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग यानी कि आई कैप और जे कैप के कैप के साथ में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके बाद में हमारा आता है सब सेक्शन 2.2.2 रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो अब हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। इससे पहले यहाँ पे एक नोट दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। इफ एनी वन ऑफ द यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप एंड के कैप इन द राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रिवर्स्ड, अगर इनमें से कोई सा भी एक जो वेक्टर है वो रिवर्स हो जाए, वी वुड गेट अ लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये नोट करने की बात है कि अगर हमारी राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में से कोई सा भी एक ये यूनिट वेक्टर रिवर्स हो जाए तो हमारा लेफ्ट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वी कैन एक्सप्रेस
any vector in terms of the unit vector directed along the x, y, z axis और in terms of x, y and z components of the vector। तो ये बोल रहा है कि हम किसी भी वेक्टर को किस तरीके से दिखा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर की टर्म्स में दिखा सकते हैं जो कि डायरेक्टेड हो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग, या फिर हम किस तरीके से दिखा सकते हैं एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, उसकी तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड रिजॉल्विंग द वेक्टर और रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर अलोंग द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। तो ये प्रोसेस जो होता है जिससे हम ये कंपोनेंट जो है वेक्टर का निकालते हैं किसी भी कार्टेशियन एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग, उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग ऑफ द वेक्टर या फिर रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ये बोलते हैं हम। As before, we start by defining the components of a vector in the two-dimensional Cartesian coordinate system। तो पिछली तरीके से हम पहले भी जैसे कर रखे हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर इसको, यानी कि रिजोल्यूशन को। उसके बाद में हम 3D पे आएंगे जैसे कि पिछली सब सेक्शन में हमने किया। लेट आई कैप जे कैप बी द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो हम ये लेट कर देते हैं कि आई कैप और जे कैप जो है यूनिट वेक्टर्स है अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये फिगर जो है 2.4 में यहाँ पे दिखा भी रखा है कि ये किस तरीके से है। आई कैप यहाँ पे हो गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जी कैप हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग। इसके बाद में आप देखेंगे कि शो अ वेक्टर ए इन द एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओपी। अब हम जो है एक वेक्टर जो है ए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे, जो कि इस तरीके से यहाँ पे ओपी से दिखा रखा है, एक लाइन सेगमेंट है ओपी, इससे ये दिखा रखा है यहाँ पे। द ओरिजिन ओ इज द टेल ऑफ द वेक्टर एंड पी इज द हेड। यहाँ पे आप देखेंगे जो ओ है, ये पॉइंट ओ, ये इसकी टेल है वेक्टर की, और पी जो है ये पॉइंट जो है ये वेक्टर का हेड है। तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी बी एक्स वाई। अब हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट है हमारे पी का, पॉइंट पी जो है इसके कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स और वाई है। वी ड्रॉ द लाइन पी एक्स एंड पी वाई परपेंडिकुलर टू द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पी। अब हम जो है इसके बाद में हमने ये पता कर लिया कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। अब हम जो है लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पी एक्स और पी वाई, यानी कि ये लाइन है पी एक्स और पी वाई जो कि इसके यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये 90 डिग्री पे हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया पी वाई। इसी तरीके से एक्स एक्सिस के ये 90 डिग्री पे होगा तो ये भी पी एक्स जो है परपेंडिकुलर हो गया। इसके बाद में हम आते हैं आगे, द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए अलोंग द एक्स एक्सिस इज डिफाइंड एज द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ओ एक्स अलोंग आई कैप। तो जो वेक्टर कंपोनेंट होगा ए का अलोंग एक्स एक्सिस, तो वो क्या होगा, वो होगा मैग्नीट्यूड ओ एक्स का अलोंग, जो जिसकी डायरेक्शन जो है वो है आई कैप, यानी कि आई कैप के अलोंग जो मैग्नीट्यूड होगा ओ एक्स का वो उसका जो है वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। तो रिकॉल करें आप, अगर इस सेक्शन को 1.41 को आप रिकॉल करें, दैट इट इज आल्सो द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग आई कैप गिवन बाय वेक्टर ए डॉट आई कैप। तो आप अगर रिकॉल करेंगे सेक्शन 1.4.1 को तो आपको ये पता चलेगा कि जो ये जो दे रखा है हमें, जो बोल रहे हैं कि ओ एक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है आई कैप की डायरेक्शन के साथ में, तो ये जो है ये क्या है, ये प्रोजेक्शन है वेक्टर ए का अलोंग आई कैप, यानी कि जो है एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी प्रोजेक्शन है, जो कि हमने अपने पिछले यूनिट में पढ़ा भी था, इसके फॉर्मूला आया था जो कि है ए कैप डॉट आई कैप, ये इसका फॉर्मूला होता है। द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द एक्स एक्सिस और आई कैप आल्सो कॉल्ड द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो ये जो होता है, ये स्केलर कंपोनेंट जो होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस और ए कैप के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका होता है, और इसको जो है हम बोलते हैं एक्स कंपोनेंट भी बोला जाता है, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए एक्स, और इसको डिनोट किया जाता है ए एक्स के द्वारा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी गिवन इन दिस केस बाय ए एक्स इज इक्वल टू में एक्स। तो ये जो होती है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और इस केस में इसकी वैल्यू x दे रखी है, यहाँ पे आप देखेंगे द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, जो कि है x कोऑर्डिनेट हो जाता है पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, ये इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे ये सेम रहेगी। इसके बाद में सिमिलरली द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग द y एक्सिस इज द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ओ वाई अलोंग जे कैप। इसी तरीके से अगर हम वेक्टर कंपोनेंट निकाले y एक्सिस के अलोंग, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ वाई, यानी कि ओ वाई का मैग्नीट्यूड जे कैप की डायरेक्शन में। द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द वाई एक्सिस और जे कैप आल्सो कॉल्ड द वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाय ए वाई। तो ये जो डायरेक्शन जो ये वेक्टर बनेगा इसको हम बोलेंगे वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वाई ए का वाई कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो, और इसको हम डिनोट करते हैं ए वाई से। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। गिवन इन दिस केस, इस केस के लिए ए वाई जो है उसकी वैल्यू वाई दे रखी है यहाँ पे आप देखेंगे, और ये जो है
वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इस जगह पे ये चीज डिनोट करती है कि ये वैल्यू कितनी होगी, वो चीज यहाँ पे डिनोट करती है। इफ थीटा इज द एंगल ऑफ वेक्टर ए मेक्स विथ द एक्स एक्सिस, अगर थीटा जो है ये एंगल है जो वेक्टर ए बना रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि एक्स एक्सिस से जो एंगल थीटा थीटा एंगल बना रहा है, तो आप ये देखेंगे कि सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा वी कैन राइट दैट ए एक्स जो है वो हो जाएगा ओ एक्स, जो कि हो जाएगा इक्वल टू में ए कोस थीटा, जो कि है वेक्टर ए डॉट आई कैप। और इसी तरीके से ए वाई जो है वो हो जाएगा ओ वाई, जो कि हो जाएगा ए साइन थीटा, जो कि है ए कैप डॉट जे कैप, ओ सॉरी वेक्टर ए डॉट जे कैप। तो ये जो है ये वैल्यूज निकल जाएगी इसके द्वारा, ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा। यू कैन सी फ्रॉम फिगर 2.4 दैट वेक्टर ए डॉट जे कैप जो है वो हो जाएगा ए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो है ये वैल्यूज आ जाएगी, जो कि ये कन्वर्ट होके बन जाएगा साइन थीटा। तो इस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि ये तो ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद में फ्रॉम फिगर 2.4 फिगर से हम देख सकते हैं, यू कैन आल्सो सी दैट वेक्टर ए इज द वेक्टर सम ऑफ इट्स वेक्टर कंपोनेंट्स ओ एक्स, जो कि है वेक्टर ए एक्स, और जिसको बोल सकते हैं हम ए एक्स आई कैप, और ओ वाई, यानी कि ये इसका सम होता है, वेक्टर कंपोनेंट जो का सम होता है वेक्टर ए। तो ये दो कंपोनेंट जो है ये इनका सम हो जाएगा। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए जो है वो है वेक्टर ए एक्स का कंपोनेंट, यानी कि ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस, इन दोनों का सम करेंगे तो हमारा वेक्टर ए बन जाएगा। इसी तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए एक्स की जो वैल्यू है वो आई कैप प्लस में ए वाई की जो वैल्यू है वो और जे कैप, और इसको ये भी लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू में हो जाएगा ए कोस थीटा आई कैप और ए साइन थीटा जे कैप। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। where we have used the results of equation 2.1 as well, जहाँ पे हमने आप देखेंगे कि इक्वेशन जो ये इक्वेशन थी इसका जो रिजल्ट्स थे जो कि है a cos थीटा, इसका भी यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर दिया है। To complete the description of the vector A in terms of its components, we write down the magnitude and direction of the vector in terms of its scalar components. तो जो डिस्क्रिप्शन है वेक्टर ए की उसके कंपोनेंट्स में, उसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है जो वेक्टर का और उसके स्केलर कंपोनेंट्स के रूप में, वो जो है उसको हम अभी लिखने वाले हैं यहाँ पे। From equation 1.1c of unit 1 and equation 2.2a, the magnitude of vector A is given as। तो जो इक्वेशन 1.1 है यानी कि इक्वेशन 1.11c जो है और इक्वेशन 2.2a, इन दोनों का अगर हम इस्तेमाल करें तो हमें ये पता चलेगा कि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा a इज इक्वल टू में, ये हमें पता है कि ये क्या होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अब हमें ये पता है कि इसकी जो वैल्यूज हैं वो आएंगी ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप, जो कि है वेक्टर ए की वैल्यूज। अब हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर यानी डॉट प्रोडक्ट कर दे तो हमारे वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स कंपोनेंट जो है वेक्टर ए का उसका स्क्वायर और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। इसके बाद में यहाँ पे एक नोट दे रखा है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं पहले। इक्वेशन 2.4a is obtained when we apply the triangle law of vector addition to the vector a x I cap and a y j cap। तो जो हमारी इक्वेशन 2.4a है जो कि अभी हम नीचे देखेंगे, तो आप ये देखेंगे ये तभी निकल सकता है जब हम अप्लाई करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। You can also see from figure 2.5 that in the right angle triangle ACB, AB square is equal to में AC square plus में CB square। तो आप ये भी देख सकते हैं फिगर जो 2.5 है उसमें ये देख सकते हैं कि AB का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा इज इक्वल टू में AC स्क्वायर और CB स्क्वायर, जो कि आ जाएगा वेक्टर A इज इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर, इन दोनों यानी कि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि टेन थीटा जो होगा वो हो जाएगा BC अपॉन में AC, जो कि है ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो इसकी वैल्यूज पे भी आते हैं, अभी कैसे निकली है ये देखते हैं। अभी द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज स्पेसिफाइड बाय द एंगल थीटा व्हिच इज टेकन टू बी पॉजिटिव व्हेन मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो ये जो है ये डायरेक्शन जो होती है वेक्टर ए की, इसको हम एंगल से दिखाते हैं जो कि है थीटा, और ये हम देखते हैं कि एंगल जो थीटा है ये पॉजिटिव होगा जब ये मूव करेगा, मेजर्ड जो है इसका मेजरमेंट किया जाएगा एंटी क्लॉकवाइज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे है तो इधर से हम ऐसे घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव लिया जाता है इसको। फ्रॉम फिगर 2.4 यू कैन सी दैट इट इज गिवन बाय। आप ये जो है फिगर 2.4 से ये देख सकते हैं कि एंगल थीटा जो है उसको किस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है, जो कि है थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो इस तरीके से इसको निकाला जाता है। नाउ वेक्टर ए कुड बी एनी वेक्टर। अब आप देखेंगे कि वेक्टर ए जो है वो कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, बट इफ इट रिप्रेजेंट्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी वी यूजुअली डिनोट इट बाय वेक्टर आर एंड राइट इक्वेशंस 2.a b एंड c एज दिस। तो ये जो है अगर
वेक्टर ए जो है वो तो कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, पर अगर ये किसी पोजीशन वेक्टर को दिखा रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं, यानी कि वेक्टर आर से डिनोट करते हैं इसको। कोई सा भी वेक्टर हो सकता है, वेक्टर ए हो सकता है, वेक्टर बी हो सकता है, पर अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो हम इसको वेक्टर आर से डिनोट करते हैं और इस तरीके से इसको लिखा जाता है। यानी कि वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा, एक्स आई कैप और प्लस में वाई जे कैप, इस तरीके से उसको लिखा जाएगा। इसके बाद में इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगी वो होगी थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। इसके बाद में फर्दर इक्वेशन 2.2 ए बी एंड सी होल्ड फॉर एनी वेक्टर्स लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन विथ इट्स टेल एट द पॉइंट ए x1 y1 and the head at the point of x2 y2 as shown in figure 2.5। और जो इक्वेशन जो है 2.2 ए बी और सी जो इक्वेशंस हैं, ये हर एक वेक्टर के लिए लागू है कि ये जो है सही रहेगा। यानी कि ये अगर हम उसको किसी भी एक्सिस के लिए, यानी कि वेक्टर जो है अगर प्लेन में लाई कर रहा है और उसके स्टार्टिंग पॉइंट जो है यानी कि टेल जो है उसकी वो एक्स वाई में लाई करती है और उसका जो हेड है वो ये x2 y2 में लाई कर रहा है, तो ये जो इक्वेशंस है वो सारी ये इक्वेशन तब भी एकदम सही रहेगी, तब भी उतना ही चलेगी जितना ये अभी चल रही है, यानी कि उतनी सही होगी। द वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए एट एन एंगल थीटा विद द एक्सिस आर गिवन एज फॉलोज। तो जो वेक्टर कंपोनेंट है जो वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट जो है वेक्टर ए का किसी भी एक एंगल थीटा से एक्स एक्सिस के लिए, तो वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि वेक्टर ए जो है वो इक्वल टू हो गया वेक्टर ए एक्स प्लस में वेक्टर ए वाई, यानी कि उसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट और वाई एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट। अब ये जो है इसको हम बांट सकते हैं, यानी कि सेपरेट कर सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप के रूप में, ये हमने पहले भी पढ़ा है अभी। और इसके बाद में ये जो है ये ए एक्स जो है ये मैग्नीट्यूड जो है ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये यही बात की जा रही है कि ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 2.2 ए जो किस तरीके से ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए और पॉइंट बी होना चाहिए, तब भी ये माना जाएगा। तो इधर दिखा रखा है ये कि एक्स टू माइनस वाई यानी कि एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, जो कि हो जाएगा वेक्टर ए डॉट आई कैप इज इक्वल टू में जीरो कोस थीटा। और इसी तरीके से जो ए वाई का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू में वेक्टर ए डॉट जे कैप इज इक्वल टू में ए साइन थीटा। तो इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। अब यहाँ पे ये फिगर जो है इसमें ये दिखा रखा है कि ये किस तरीके से निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन, और इसी तरीके से यहाँ पे ए वाई की वैल्यू दे रखी है वाई टू माइनस वाई वन। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेक्टर दे रखा है हमें ए से बी, ए बी वेक्टर दे रखा है जो कि ओरिजिन से यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट हो गया और इसका हेड जो है वो हो गया एक्स टू वाई टू कोऑर्डिनेट्स पे। तो आप ये देखेंगे कि एक्स वन की वैल्यू जो है वो हो जाएगी यानी कि इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट का माइनस, यानी कि एक्स वन और एक्स टू का माइनस डिफरेंस जो है ये हो जाएगी इसकी वैल्यूज। और इसी तरीके से एक्स ए वाई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी इसकी वाई कोऑर्डिनेट्स की डिफरेंस, यानी कि वाई टू माइनस वाई वन या फिर वाई टू और वाई वन का डिफरेंस जो है वो हो जाएगा ए वाई की वैल्यूज। तो ये क्या है फिगर 2.5 रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन अ टू डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी एक्स वाई एंड एक्स वाई एक्स टू वाई टू रिस्पेक्टिवली। तो ये बोल रहा है कि जो रिजोल्यूशन है दो वेक्टर्स का एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, जिसमें जो हेड है वो है हमारा एक्स वन वाई वन, और जो टेल जो है वो है एक्स वन वाई वन, और जो हेड है हमारा वो है एक्स टू वाई टू। तो उसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। और आप देखें कि जो वैल्यूज होगी एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट का और जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट की वैल्यू जो है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। You may verify equations 2.4a and b from figure 2.5 further। आप जो है इसको जो इक्वेशंस जो हमारी निकली है 2.4a और 2.4b, इनको आप वेरीफाई कर सकते हैं जो फिगर है इससे, जो भी हमने पढ़ी इससे ये वेरीफाई हो सकती है। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि ए की वैल्यू हमें पता है कि क्या है, ये हमने निकाली थी अभी पिछले ही थोड़ी देर पहले निकाली ये वैल्यूज। तो अब हम इस पे जो है ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज डाल देंगे, जो कि हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से थीटा में भी यही वैल्यू करके हम डाल देंगे कि वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। तो अब हमने इसको एक तरीके से और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया कि आंसर जो है हम डाइवर्सिफाई करके आराम से इसको निकाल सकते हैं। So far, you have learned that any vector A lying in the xy plane can be represented either geometrically by the directed line segment AB or by its components AX, AY in the two-dimensional Cartesian coordinate system। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि कोई सा भी वेक्टर हो, ए जो वेक्टर ए है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई प्लेन में, कर सकते हैं उसको आराम से ज्योमेट्रिकली एक डायरेक्टली लाइन सेगमेंट्स के द्वारा जो कि है ए बी, या फिर हम उसको उसके जो कंपोनेंट्स है यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वेक्टर ए का, उससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में।
You have also learnt that the magnitude and the direction of the vector are completely specified in terms of its components relative to the two-dimensional Cartesian coordinate system. तो हमने ये भी पढ़ा कि जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है किसी भी वेक्टर का, हम उसको एकदम अच्छी तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर हम उसको कंपोनेंट्स के रूप में अगर उसको दिखाएं, तो उसको एकदम अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। You may now like to determine the components of some vectors. Try the following SQs. तो ये बोल रहा है कि अब जो है आपको शायद से थोड़े जो डिटरमाइन करना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या-क्या हो सकते हैं किसी भी एक वेक्टर के लिए, जो कि यहाँ पे वेक्टर जो है एग्जांपल जो है वो SQ 1 में दे रखा है। तो ये बोल रहा है कि अब ये ट्राई कर लीजिए SQ जो कि है SQ 1 कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसको आप एक बार ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम इस पे आते हैं। तो चलिए अब हम SQ 1 पे आते हैं। Determine the x and y components of vector A of magnitude 3, vector B of magnitude 4 and vector C of magnitude 5 at angles 60 degree, 135 degree and 210 degrees with the x axis respectively। तो हमें ये जो तीन कंपोनेंट यानी कि तीन वेक्टर जो है इनके कंपोनेंट्स बताने हैं हमें x और y कंपोनेंट्स, जो कि है वेक्टर A जिसका मैग्नीट्यूड 3 है और 60 डिग्री एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, और वेक्टर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड 4 दे रखा है मैग्नीट्यूड 4, और वो जो है एंगल बना रहा है 135 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस के साथ में ये 135 डिग्री बना रहा है। इसके बाद में वेक्टर सी का दे रखा है हमें मैग्नीट्यूड दे रखा है इसका 5 दे रखा है, और ये जो है 210 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है। तो चलिए अब हम SQ 1 के आंसर पे आते हैं। वी यूज इक्वेशन 2.1 फॉर, हम जो है इक्वेशन 2.1 का इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ के लिए, जैसे कि हमें पता है कि वेक्टर ए जो है वो इक्वल टू में वेक्टर ए है, यानी कि बड़ा वाला ए जो हमें दे रखा है उसकी वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारी ए हो जाएगी जो कि है 3, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा 3 है, और जो हमारा एंगल दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ए एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी ए कोस थीटा। तो ए जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि ये वाला ये जो है ए जो है यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये वाला ये ए हो जाएगा और ये होगा 3। और इसी तरीके से यहाँ पे कोस थीटा दिखा रहा था, थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और ये है हमारा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। और इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा, और ए एक्स जो है यानी कि ए कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस वो हमारा इसी तरीके से आ जाएगा ए साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर होता है तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा आ रहा है, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 3√3/2। इसी तरीके से हम बाकी को भी करेंगे। इसमें आप देखेंगे कि ए की वैल्यू जो है यानी कि इज इक्वल टू में बी हो जाएगा, तो इज इक्वल टू में हो जाएगा कि इसकी वैल्यू 4 है, और थीटा इज इक्वल टू में हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। तो ये इक्वेशन के हिसाब से देगा क्योंकि इक्वेशन 2.1 में ए जो है इस वाली जो वेक्टर का है इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट हमारा आ जाएगा √2 यानी कि -2√2, और हमारा जो वाई कंपोनेंट है वेक्टर बी का वो हमारा आ जाएगा 2√2। इसी तरीके से हमारा जो है वेक्टर सी के अगर देखेंगे तो एक्स कंपोनेंट हमारा आ जाएगा -5√3/2, एंड ऐसी ही सी वेक्टर का वाई कंपोनेंट जो है हमारा आ जाएगा -5/2। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस पुट ऑल दीज रिजल्ट्स एट वन प्लेस। अब ये बोल रहा है कि हमने जो भी अभी तक पढ़ा उसको हम एक प्लेस में उसको लिख देंगे और उसको रिकॉल करेंगे, यानी कि अब रिकैप होगा 2D कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स का। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है एनी वेक्टर ए इन 2 डायमेंशनल स्पेस विद टेल एट पॉइंट एक्स वाई एंड हेड एट द पॉइंट x2 y2 can be represented in terms of its x and y components ax and ay along two-dimensional rectangular Cartesian coordinate axis, the x and y axis as this। तो ये बोल रहा है कि कोई सा भी वेक्टर हो जो कि 2 डायमेंशनल स्पेस में दिखा रखा है, जिसको उसकी जो टेल है वो इस पॉइंट पे है और जो उसका हेड है वो इस पॉइंट पे है, तो उसको जो है हम उसके कंपोनेंट्स के रूप में तोड़ सकते हैं, जो कि हो गए एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, और वही वाई एक्सिस के अलोंग जो हो गए दोनों कंपोनेंट, उसमें हम उसको तोड़ सकते हैं और उसको हम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है द स्केलर कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ ए आल्सो कॉल्ड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट इन 2D आर रिस्पेक्टिवली। अब ये बोल रहा है कि जो स्केलर कार्टेशियन कंपोनेंट्स हैं वेक्टर ए के, जो कि हम बोल सकते हैं एक्स और वाई कंपोनेंट जिनको बोला जाता है 2D प्लेन में, उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि ए एक्स जो है वो हमारा वैल्यू हो जाएगी x2 - x1, यानी कि कोई से भी वैल्यू जो है यानी कि इनिशियल पॉइंट जो है उसका x की वैल्यू ले लेंगे जो हमारा पॉइंट है उसमें से, और x2 की वैल्यू ले लेंगे और उसको माइनस कर देंगे। इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से निकाल सकते हैं कि a cos थीटा, ये उसकी x जो है x कंपोनेंट जो है वेक्टर a का उसकी वैल्यू आ जाएगी इसमें। यहाँ पे a जो है वेक्टर की लेंथ हो जाएगी मैग्नीट्यूड, और cos थीटा जो है थीटा जो होगा वो x के अलोंग एंगल हो जाएगा वेक्टर का। और इसी तरीके से हम जो है उसका y कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा y2 - y1 इज इक्वल टू में a sin थीटा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ए इज इक्वल टू में अंदर ही रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर
इज इक्वल टू में अंडर द रूट ए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये बोल रहा है कि वेक्टर ए का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमारा एक फॉर्मूला निकला है यहाँ पे, जो कि है ए इज इक्वल टू में एक्स कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके उनका प्लस करके उसका अंडर रूट कर देंगे, तो हमारा जो है उसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। किसका? वेक्टर ए के का जो है मैग्नीट्यूड निकल जाएगा उसका। अब इसके बाद में अगर हम ये नहीं करना चाहते, हमारे पास में उसके कंपोनेंट के यानी कि पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 उनका डिफरेंस जो होगा उसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि उनका डिफरेंस उसका स्क्वायर करके अगर उसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारा जो है मैग्नीट्यूड निकल जाएगा वेक्टर ए का। इसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय द एंगल थीटा विच द वेक्टर ए मेक्स विथ एक्स एक्सिस एज दिस। तो ये बोल रहा है कि कोई सा भी वेक्टर ए है, अगर वो एंगल बना रहा है थीटा, तो यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उस एंगल को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स, यानी कि एक्स का यानी कि वाई कंपोनेंट अपॉन में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब इसके बाद में यहाँ पे हमारे साइड में नोट दे रखा है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। यू मे नो दैट अ वेक्टर ऑफ द टाइप m vector a plus में n vector b where m and n are scalars is called a linear combination of a and b. So the vector a in equation 2.4a is a linear combination of the unit vectors I cap and j cap. The unit vector I cap and j cap along the x and y axis consists of the basic vectors for the 2D Cartesian coordinate system. These vectors are sometimes called the standard basics. तो ये बोल रहा है कि अगर कोई सा भी वेक्टर इस फॉर्म में दे रखा है, यानी कि एक मल्टीपल है वो वेक्टर ए या फिर और प्लस में मल्टीपल है वेक्टर बी का, तो इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है एक्स यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का, क्योंकि ये एक लाइन यानी कि उन्हीं के अलोंग होगा और इसमें उसका मल्टीपल आ रखा है, तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने तो लीनियर कॉम्बिनेशन को समझ लिया। अब ये बोल रहा है कि इक्वेशन अगर हम 2.4a देखेंगे यानी कि ये वाली, तो इसमें और इस वाली इक्वेशन जो है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है कि ये भी एक तरीके से इसी फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ए एक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और ये है एक यूनिट वेक्टर, और इसी तरीके से यहाँ पे ए वाई भी एक स्केलर क्वांटिटी है और जे कैप है यूनिट वेक्टर, तो इससे मैच कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। और जब भी हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पे जो वेक्टर है वो हमारा एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम बोलते हैं बेसिक वेक्टर्स, या फिर हम इसको स्टैंडर्ड बेसिक्स भी बोलते हैं। तो इस फॉर्म को अगर हम देखेंगे, स्पेशली इस फॉर्म को, कि अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके इस कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ के लिखे तो उसको हम स्टैंडर्ड बेसिक्स या फिर बेसिक वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं अब और आते हैं द रियल वर्ल्ड हाउएवर इन 3 डायमेंशनल। तो ये बोल रहा है कि जो आप देखेंगे कि हमने तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली 2 डायमेंशनल में, पर जो रियल वर्ल्ड है हमारा जो जिसमें हम रहते हैं वो 3 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है ही नहीं। सो वी नाउ जनरलाइज व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द वेक्टर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन टू डिस्क्राइब अ वेक्टर इन 3 डायमेंशन स्पेस। तो ये बोल रहा है कि अब जो है हम जो भी आपने पढ़ा है 2 डायमेंशन में उसको हम जनरलाइज करेंगे 3 डायमेंशन प्लेन के लिए भी। फॉर दिस वी यूज द 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और हम इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को करने के लिए हम 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। वी कैन रिप्रेजेंट एनी वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। हम कोई से भी वेक्टर को 3 डायमेंशनल स्पेस में दिखा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अलोंग द राइट हैंडेड 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम किसी भी एक्सिस यानी कि वेक्टर को दिखा सकते हैं किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे, बस हमें उसके कंपोनेंट जो है उनको निकालना होगा और उनको जो है राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि हम इस बुक में लेंगे तो उसी की बात कर रहे हैं अभी, उसके अलोंग हर एक एक्सिस के अलोंग उसको दिखाना होगा। तो आप नोट करेंगे, नोट दैट आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आप ये देखेंगे कि आई कैप जे कैप और के कैप जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग है रिस्पेक्टिवली, यानी कि आई कैप एक्स एक्सिस के लिए, जे कैप वाई एक्सिस के लिए, ये तो पता ही है, के कैप हमारा जेड एक्सिस के लिए। नाउ कंसीडर अ वेक्टर ए हैविंग वेक्टर कंपोनेंट्स ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। अब आप एक ऐसे वेक्टर को, वेक्टर ए को कंसीडर कर लीजिए जिसके जो कंपोनेंट्स है वो है ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप रिस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू द राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि राइट हैंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो है कंपोनेंट्स इसके ये आ रहे हैं। फॉर एनी वेक्टर ए इन 3 डायमेंशन वी कैन राइट। तो ये बोल रहा है कि कोई सा भी वेक्टर हो जो 3 डायमेंशन में है उसके लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि इसके हमने ये कंपोनेंट जो है कंपोनेंट वेक्टर कंपोनेंट्स में इसको तोड़ दिया है वेक्टर को। वेक्टर इज इक्वल टू में आ जाएगा हमारा ए एक्स यानी कि एक्स के अलोंग कंपोनेंट वेक्टर ए का, आई कैप प्लस में ए वाई यानी कि
वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट एंड उसके साथ में जे कैप, और इसके बाद में प्लस में जेड एक्सिस के अलोंग जो भी कंपोनेंट आएगा ए का, उसके साथ में के कैप। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नोट दे रखा है, एक बार नोट देख लेते हैं इसका। सिंस द 3 यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वी हैव। तो ये बोल रहा है कि आप देखेंगे कि आई कैप, जे कैप, के कैप जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम आई कैप को आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट करते हैं उसका, तो हमारा आंसर 1 आएगा। अगर हम इसके अलावा यानी कि आई कैप को जे कैप से करें या फिर के कैप को आई कैप से करें, तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो यानी कि अगर हम किसी भी यूनिट वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, वो खुद से होगा तो 1 आएगा, अगर वो किसी और से होगा तो 0 आएगा। इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा होता है। एंड ये आप देखेंगे कि वेक्टर ए डॉट आई कैप जो है वो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए डॉट आई कैप होगा हमारा वेक्टर ए आई कैप प्लस में वेक्टर वाई जे कैप प्लस में वेक्टर जेड के कैप, जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा। तो हमने वेक्टर ए को उसके कंपोनेंट्स में खोल दिया, उसके साथ में हमने इसको डॉट प्रोडक्ट किया आई कैप से। जब हम इसको आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आई कैप जो है अंदर चले जाएगा डॉट प्रोडक्ट हर किसी के साथ में। तो आई कैप डॉट आई कैप है, इसी में सिर्फ इसी की वैल्यू जो है 1 आएगी, बाकी सब की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा हमारा ए एक्स, जो कि हमारा हो गया एक्स कंपोनेंट, जो कि इसका हो गया आई कैप के लिए। तो यू कैन ऑब्टेन एक्स, ए वाई एंड ए जेड इन द सेम वे। तो आप इसी तरीके से ए वाई और ए जेड भी निकाल सकते हैं, यानी कि किस तरीके से अगर हम किसी भी वेक्टर को आई कैप या फिर जे कैप या फिर के कैप, यानी कि किसी भी एक्सिस की यूनिट वेक्टर से अगर उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमें उस वेक्टर का उस एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है और हमने इसको वेक्टर ए से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो हमें जो है एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो मिल गया ए का, वेक्टर ए का। अब आप देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब एक्सटेंडिंग इक्वेशन 2.4 ए बी to the 3D case, we can write the components of the vectors A along I cap, J cap and K cap respectively as read the margin remark। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आप देखेंगे कि इक्वेशन जो हमारी थी 4.2.4 ए और बी, उसको अगर हम 3D केस के लिए देखेंगे, तो हम जो है इसको यानी कि वेक्टर को किस तरीके से लिख सकते हैं? वेक्टर को जो कंपोनेंट है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा, और ये बोल भी रहा है कि रिमार्क को आप देख लीजिए। तो हम इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। लेट अस नाउ ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स वेक्टर ए एक्स, ए वाई, जेड जेड। तो चलिए अब हम जो है इस वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताते हैं, जिसके जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ पे दे रखे हैं इस तरीके से। फॉर दिस यू नीड टू स्टडी फिगर 2.6। आपको इसके लिए हमें फिगर जो है हमारी 2.6 है उसको स्टडी करना पड़ेगा। द वेक्टर ए शोन इन फिगर 2.6 हैज इट्स टेल एट द ओरिजिन एंड इट्स हेड एट द पॉइंट p इज इक्वल टू में जो है p की वैल्यू हमारे दे रखी है x1 y1 z1। तो ये बोल रहा है कि वेक्टर ए जो है यहाँ पे जो फिगर 2.6 ए में जो दिखा रखा है, उसमें जो टेल है उस वेक्टर की वो इस पॉइंट में यानी कि ओरिजिन पे है, और उसका जो हेड है वो इस पॉइंट पे है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इज गिवन बाय। तो इस तरीके से उसका मैग्नीट्यूड तो दिखाया जाएगा, ये फॉर्मूला है हमारा, जो कि हो जाएगा ए एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में जेड कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर द रूट। अब यहाँ पे जो फिगर की बात कर रहे थे हम 2.6 की, वो यहाँ पे दे रखी है आपको फिगर। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वेक्टर जो है ये हमारा ये रहा वेक्टर, यहाँ पे इसकी जो टेल है ये हमारे ओरिजिन पे है, और उसका हेड जो है वो हमारा है एक ऐसे पॉइंट पे जो कि है ए x1 y1 और z1 पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज गिवन बाय द कोसाइंस of the angle between the vectors and the representative unit vectors in the x, y and z directions, which are a cos alpha, cos beta and cos gamma। तो ये बोल रहा है कि जो डायरेक्शन है वेक्टर ए की वो उसके रिस्पेक्टिव कोसाइन से दिखाई जा सकती है किसी भी वेक्टर के लिए जो होते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि इनकी जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से दिखा सकते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब बात यह आती है कि अल्फा बीटा गामा आखिर है क्या? तो वेक्टर ए और वेक्टर जो है यानी कि यूनिट वेक्टर जो है आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस और वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा हो गया। इसी तरीके से वेक्टर ए और जो हमारी वाई एक्सिस है उसके बीच का एंगल हमारा हो गया बीटा, जो कि यानी कि जे कैप के बीच का एंगल भी बोल सकते हैं हम। और इसी तरीके से हमारी वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच का एंगल जो है वो हमारा हो गया गामा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा से। दिस ये डायरेक्शन क्वेश्चन होते हैं, हमने ये पढ़ लिया है। द एंगल्स अल्फा बीटा गामा आर शोन इन फिगर 2.6 बी। तो इस फिगर में यहाँ पे हमें दिखा भी रखा है ये। नोट दैट अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड आई कैप। आप ये नोट करेंगे कि अल्फा जो है वो वेक्टर ए और आई कैप का बीच का एंगल है, यानी कि एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है।
डिनोटेड सिंबली एज, इसको डिनोट करेंगे हम सिंबॉलिकली, कैसे डिनोट करेंगे, वेक्टर ए आई कैप, और बीटा को कैसे डिनोट करेंगे, वेक्टर ए जे कैप, और इसी तरीके से हम गामा को कैसे डिनोट करेंगे, वेक्टर ए के कैप। तो इस तरीके से इनको हम डिनोट करेंगे। सो वी कैन राइट, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एक्स कंपोनेंट यानी कि ए एक्स कंपोनेंट है, तो वो हमारा आ जाएगा वेक्टर ए डॉट आई कैप, जो कि हमारा हो जाएगा ए कोस अल्फा, और ऐसे ही हमारा y की वैल्यू आ जाएगी ए कोस बीटा, और z की वैल्यू आ जाएगी ए कोस गामा। तो ये आखिर ये कोस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था पिछले वाले में कि उसमें साइन चेंज हो जा रहा था, जैसे कि अल्फा था, एक तो कोस था, और दूसरे वाले में अगर हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस के लिए कोस था, वाई एक्सिस के लिए वो क्या था, वो था साइन था, तो साइन में बदल गया था। पर इस केस में हम क्योंकि एंगल जो है अलग अलग ले रहे हैं, उस केस में सेम एंगल था, इसमें हम अलग अलग ले रहे हैं। तो जब भी हमें किसी भी डायरेक्शन में एंगल या किसी का कंपोनेंट निकालना होता है, तो हम उस वेक्टर और जो गिवन वेक्टर है जिसका कंपोनेंट निकाल रहे हैं, उसके बीच का एंगल देखते हैं। तो यानी कि हमें एक डायरेक्शन जो है, एक वेक्टर हम मान लेते हैं यूनिट वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, हमने उस डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है, तो हम एक्स जो है यानी कि एक्स एक्सिस यानी कि आई कैप जो है उसकी डायरेक्शन, और जो हमारी वेक्टर ए है उसके बीच का एंगल हम लेंगे इसमें, जो कि हमारा अल्फा हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे ये बीटा और गामा हो गया। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से ये होता है एक कोस अल्फा, और जब ये डायरेक्शन अपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर हो जाती है तो ये साइन में बदल जाता है। तो चलिए अब इस पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, उसको पहले पढ़ लेंगे। इन जनरल यू कुड चूज एनी पॉइंट टू बी द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो शिफ्ट कर सकता है, तो आप किसी भी पॉइंट को अपना ओरिजिन बना सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। हाउएवर फॉर सिंप्लिसिटी, यानी कि सिंप्लिसिटी के लिए, विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी, यू मे आल्सो चूज पी टू बी द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आप ये बोल सकते हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए आप जो पी पॉइंट है हमारा, उसको आप ओरिजिन मान सकते हो। इन दैट केस द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर वुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्यू। तो आप ये देखेंगे कि जब हम ये पॉइंट जो है पी को अगर हम ओरिजिन मान लेते हैं, तो जो हमारे कंपोनेंट जो आ रहे हैं, ये कंपोनेंट जो आ रहे हैं, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्यू के लिए, पॉइंट क्यू के लिए। तो पॉइंट क्यू हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पी जो है यहाँ पे दे रखा है, ये इनिशियल पॉइंट है, यानी कि हमने इसको ओरिजिन मान लिया है। जब हम इसको ओरिजिन मानेंगे तो हमारे जो कंपोनेंट्स है वेक्टर जो है ए बी सी, ये क्यू पॉइंट को दर्शाएंगे, यानी कि क्यू पॉइंट की जो वैल्यूज है वो हमारे कंपोनेंट्स की आ जाएगी, कंपोनेंट से हमें पता चल जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे आते हैं अब स्क्वायरिंग इक्वेशन 2.8 बी ए बी सी। तो इन जो इक्वेशन है, हमारी जो इक्वेशन आई थी, इनको अब हम स्क्वायर कर देंगे, एडिंग देम एंड द कंपेयरिंग द रिजल्ट विद इक्वेशन 2.7। तो अब हम इसको स्क्वायर करके ऐड कर दिया, और उसको अगर हम 2.7 इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी, जो कि है ए स्क्वायर अल्फा प्लस में बी स्क्वायर बीटा प्लस में सी स्क्वायर गामा इज इक्वल टू में 1। तो हमारी ये वैल्यू आ गई। सो द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि जो सम होता है डायरेक्शन कोसाइंस का, वो होता है 1। Now, you have also studied in two-dimensional case that the tail of the vector need not necessarily lie at the origin। तो आपने ये देखा था टू डायमेंशनल केस में कि जो टेल होती है किसी भी वेक्टर की, वो जरूरी नहीं है कि वो ओरिजिन पे लाई करे। तो ये जो है हमने नोट पढ़ा उसमें भी दे रखा था कि इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, यानी कि ओरिजिन को भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज द वेक्टर ए एज शोन इन फिगर 6.2 सी हैज इट्स टेल एट द पॉइंट पी and its head at the point Q. In that case, before we can write the components of vectors as। तो बोल रहा है कि अगर आप देखेंगे कि वेक्टर जो है वेक्टर ए, अगर हम फिगर 2.6 को देखेंगे तो उसमें अगर उसके टेल जो है वो पॉइंट इससे डिनोट हो रही है, और जो सी पॉइंट क्यू पॉइंट है वो इस चीज़ से डिनोट करा जा रहा है, यानी कि पॉइंट दे रखे हैं उनके। उस केस में अगर हम उसके कंपोनेंट्स को लिखेंगे तो हमारी जो वैल्यूज आ जाएगी वो ये आ जाएगी, यानी कि एक्स कंपोनेंट हमारा आ जाएगा x2 माइनस x1, वाई कंपोनेंट हमारा आ जाएगा y2 माइनस y1। इसी तरीके से हमारा z कंपोनेंट जो है वो आ जाएगा हमारा z2 माइनस z1। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। तो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का, वो हमारा लाइन सेगमेंट पी क्यू आ जाएगा। इट इज गिवन बाय, और ये जो है इस फॉर्मूले में दे रखा है कि इस तरीके से ये लिखा जाएगा, जो कि है वेक्टर ए इज इक्वल टू में अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। और यहाँ पे अगर हम ए एक्स ए वाई ए जेड की वैल्यूज डाल दें, जो कि हमारी है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 रिस्पेक्टिवली, अगर ये डाल दे तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसके बाद में हम आगे देखते हैं क्या दे रखा है। दस एनी वेक्टर ए विच इज रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पी क्यू इन 3 डायमेंशनल स्पेस may be represented algebraically by a set of components ax is equal to में x2 minus x1, ay is equal to में y2 minus y1, az is equal to में z2 minus z1,
where x, y, z and x2, y2, z2 are the component coordinates of the point P and Q रिस्पेक्टिवली। तो ये बोल रहा है कि अगर कोई सा भी वेक्टर है जो इसको ज्योमेट्रिकली किसी भी लाइन सेगमेंट पी क्यू से दिखा रखा है किसी 3 डायमेंशनल स्पेस पे, तो उसको हम अलजेब्रिकली भी दिखा सकते हैं इस तरीके से, जो कि हमारा हो गया यानी कि ए एक्स की वैल्यू यानी एक्स कंपोनेंट जो है वो इस तरीके से आ जाएगा, वाई कंपोनेंट हमारा इस तरीके से आ जाएगा, जेड कंपोनेंट आ जाएगा हमारा इस तरीके से। और जहाँ पे ये जो एक्स वाई जेड यानी कि एक्स वन वाई वन जेड वन और ये एक्स टू वाई टू जेड टू जो है ये वैल्यूज जो दे रखी है ये हमारा कोऑर्डिनेट्स है पी और क्यू के रिलेटिव टू द ओरिजिन इन अ राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि रिलेटेड है कार्टेशियन सिस्टम के। कौन से वाले कार्टेशियन सिस्टम के? राइट हैंडेड कार्टेशियन सिस्टम के रिलेटेड है ये। We now revisit the concepts of the null vector, equality of vector, and vector addition and subtraction in the vector algebraic representation. अब जो है अब हमने ये सारी चीजें रिवाइज कर ली है। अब इसके बाद में हम जो है नल वेक्टर, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है इनके जो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अलजेब्रिकली रिवाइज करेंगे। इससे पहले हमारा एक यहाँ पे नोट दे रखा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं हम। The vector A could represent a physical quantity like the vectors acceleration, force and electric field etc. जो वेक्टर ए जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यानी कि दर्शा सकता है, बता सकता है, जो कि होगी वेक्टर जैसे होगी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, इन सबको ये दिखा सकता है। क्लियरली द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट्स मस्ट हैव द यूनिट अप्रोप्रिएटेड टू द फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर। तो आप ये देखें कि इन सारे जो भी कंपोनेंट जो थे हमारी, जो भी बात की गई यहाँ पे वेलोसिटी, वेक्टर और ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब की बात की गई, तो इन सब की जो यूनिट होनी चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ में जो यूनिट लगती है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए इनकी, यानी कि जिस चीज़ के बारे में ये बात कर रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटी की अप्रोप्रिएट होनी चाहिए उसके। फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव अ फोर्स को ले सकते हैं इज इक्वल टू में 2 न्यूटन आई कैप प्लस में 3 न्यूटन जे कैप माइनस में 3 न्यूटन के कैप, इस तरीके से आप ले सकते हैं। विच कैन कन्वर्ट विच बाय कन्वीनियंट which by convention we also write as force is equal to 2n 3n minus 1n। तो ये बोल रहा है कि अगर आप एक एग्जांपल के लिए देखें कि फोर्स जो है वो ये दे रखा है, तो बाय कन्वेंशन कि हम कन्वेंशनली कैसे लिख सकते हैं कि इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया, तो मैग्नीट्यूड हो गया तो ये x जो है कोऑर्डिनेट्स है इनके, किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, तो हम 2n 3n minus 1n करके लिख सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज गिवन एज, जो मैग्नीट्यूड होता है फोर्स का उसको किस तरीके से लिखा जाता है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है कि फोर्स इज इक्वल टू में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया है। सिमिलरली यू कुड हैव अ डिस्प्लेसमेंट, आप डिस्प्लेसमेंट को भी इसी तरीके से देख सकते हैं, विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 मीटर यानी कि √5 मीटर, यानी कि तो आप देखें कि इसमें जो है 2n और ये 1n यानी कि 1 मीटर और 2 मीटर दे रखा है। अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। नोट दैट वेक्टर्स d एंड f आर द डिफरेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये अब आप ये देखेंगे कि जो वेक्टर d और वेक्टर f थे, यानी कि ये दो वेक्टर जो थे ये एक दूसरे के डिफरेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी कारण ये डिफरेंट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नल वेक्टर्स पे आते हैं। नल वेक्टर, इफ वेक्टर ए इज अ नल वेक्टर विच इज अ वेक्टर ऑफ 0 मैग्नीट्यूड ईच ऑफ इट्स कंपोनेंट मस्ट बी 0 इन अदर वर्ड्स। तो ये बोल रहा है कि आप अगर नल वेक्टर को देखेंगे तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है 0 होता है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो वेक्टर जो होगा हमारा उसको इस तरीके से डिनोट किया जा सकता है कि x जो है ए एक्स ए वाई ए जेड जो है वो 0 है, इसके मैग्नीट्यूड जो है वो 0 है, और जब ये 0 होंगे तब ये वेक्टर जो है नल वेक्टर हो जाएगा। इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स, अब इक्वालिटी ऑफ टू वेक्टर्स को किस तरीके से दिखा सकते हैं हम अलजेब्रिकली। इफ द वेक्टर्स वेक्टर ए इज इक्वल टू में ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू में बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस में बी जेड के कैप आर इक्वल, दे रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल। तो ये बोल रहा है अगर दो वेक्टर्स जो हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं तो उनके जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स यानी कि ए एक्स ए वाई ए एक्स और बी एक्स और ए वाई बी ए वाई ए जेड बी जेड ये जो है ये इक्वल होने चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है कि ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप अगर ये इक्वल टू ये होगा इफ एंड ओनली इफ ए एक्स अगर बी एक्स के अलग यानी इक्वल हो, ए वाई जो है वो बी वाई के इक्वल हो और ए जेड जो है वो बी जेड के इक्वल हो। अब इसके बाद में हमारा आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। फॉर एनी टू वेक्टर्स वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस में ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप जो होता है एंड जो बी के लिए जो माना जाएगा ये जो चीज है द वेक्टर्स सी जो है यानी कि रिजल्टेंट इन दोनों का सम वो क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और जो डी है यानी कि इसका डिफरेंस वो हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आर रिस्पेक्टिवली गिवन बाय। तो ये रिस्पेक्टिवली यहाँ पे दे रखे हैं यानी कि सी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है।
तो अगर हम a प्लस बी करेंगे तो हम उसके कंपोनेंट जो है यानी कि x कंपोनेंट्स उनको प्लस कर देंगे, उसी तरीके से y कंपोनेंट को प्लस कर देंगे और z कंपोनेंट को भी प्लस कर देंगे। अगर हम उनका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हम उनके x कंपोनेंट को यानी कि माइनस कर देंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, और y कंपोनेंट का भी ऐसे करेंगे और z कंपोनेंट का भी सेम टू सेम उसी तरीके से डिफरेंस निकालेंगे या फिर माइनस कर देंगे। लेट अस टेक एन एग्जांपल टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। अब हम जो है इन कॉन्सेप्ट को फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं इसके लिए एक एग्जांपल लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे एक जो नोट दे रखा है इसको पढ़ लेते हैं। इन इक्वेशन 2.12 इफ स्टैंड्स फॉर द फेज इफ एंड ओनली इफ। तो ये जो इफ जो दे रखा था यहाँ पे हमने पढ़ा अभी इक्वेशन में, ये जो दे रखा है इफ, ये इफ जो है ये क्या बताता है, इफ एंड ओनली इफ को। तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल 2.1 पे आते हैं। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस गिव्स इट्स पोजीशन रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ एनी गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोजीशन वेक्टर जो होता है वो एक पॉइंट के लिए होता है, वो पोजीशन बताता है किसी भी एक पॉइंट की किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। The position vector of the point P relative to the Cartesian coordinate system with its origin at O is shown in figure 2.7। तो एक जो है पोजीशन वेक्टर वो इस फिगर में दिखा रखा है, फिगर 2.7 में दिखा रखा है, जिसमें ओरिजिन ये रहा, O जो है ओरिजिन हो गया, और यहाँ पे ये P जो है इसकी हेड होगी, और ये OP जो है यानी कि ये जो है एक वेक्टर है यानी कि पोजीशन वेक्टर है ये। The point P is completely specified by its Cartesian coordinates x, y, z। जो पॉइंट P हमारा जो यहाँ पे दे रखा है ये जो है ये कंप्लीटली स्पेसिफाई है इनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, यानी कि x, y, z जो दे रखा है इससे पॉइंट जो है हमारा स्पेसिफाई है। The position vector of the point P is usually denoted by the vector r directed along the line OP from O to P। तो जो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर r से, जो कि हमारा ओरिजिन से किसी भी पॉइंट की ओर एक वेक्टर होता है, उसको उस तरीके से हम डिनोट कर देते हैं। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। इसका जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो जो है लाइन सेगमेंट ओपी यानी कि इस मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। इन टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली वी कैन राइट। तो ये बोल रहा है कि अगर हम इसको यानी कि पोजीशन वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके लिखे तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा वेक्टर आर जो है यानी कि पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, क्योंकि इसमें इसकी वैल्यू जो है सेम आएगी, एक्स वाई जेड आएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ओपी गिवन बाय। तो जो मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर आर का यानी कि पोजीशन वेक्टर का वो उसकी लेंथ हो जाती है, जो कि ये ओपी की लेंथ है, ये इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो कि इस तरीके से हम इसको दिखा भी सकते हैं। Since the position vector is defined with respect to the origin of a Cartesian coordinate system, it is not unique। क्योंकि पोजीशन वेक्टर जो है वो एक तरीके से रिस्पेक्टिवली किसी भी ओरिजिन जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से वो चिपका रहता है, यानी कि उससे रिलेटेड होता है, इस कारणवश कि ये यूनिक नहीं हो पाता, ये अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। कैन यू से वाई इट इज सो। तो ये बोल रहा है कि आप ये बता सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। इट इज बिकॉज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम कैन बी चोजन टू बी एनीवेयर एंड इट्स नॉट यूनिक। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से रिलेटेड है, उससे लिंक है, तो ये जो ओरिजिन है हमारा ये कहीं पे भी माना जा सकता है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और ये यूनिक नहीं होता है। इसी कारणवश ये भी जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ये भी यूनिक नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू विश टू लोकेट द बेस ऑफ ट्री से इन अ पार्क। तो अगर आप मान लीजिए कि आपको एक किसी ट्री का बेस को लोकेट करना है किसी भी एक पार्क में, you could choose to do so using either the gate of the park or the middle of the park as the origin of the coordinative system। तो आप ये मान सकते हैं कि आपको उस पार्क के किसी ट्री को लोकेट करना है, उसका पोजीशन निकालनी है, तो आप किसी को भी ओरिजिन मान सकते हो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का। आप चाहे तो पार्क की गेट को मान लो या फिर बीच में कहीं कोई पार्क में पॉइंट बना दो, तो उसको आप ओरिजिन मान सकते हो। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बेस ऑफ द ट्री इज इन दिस टू केसेस वुड बी डिफरेंट। तो आप देखेंगे इन दोनों केसेस में जो ओरिजिन जो है ट्री का वो डिफरेंट रहेगा, पर जो पोजीशन है वो तो सेम ही है। मैथमेटिकली दिस आर टू डिफरेंट वे ऑफ सेटिस्फाइंग द सेम फिजिकल पॉइंट इन स्पेस एंड दस टू डिस्क्रिप्शंस मस्ट बी रिवील्ड इन सम वे। तो मैथमेटिकली आप देखेंगे कि ये जो है दो तरीके से हम किसी भी चीज़ को अगर डिफाइन करते हैं तो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से लिंक होते हैं। दिस रिलेशनशिप्स गो बाय द नेम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। तो ये जो रिलेशनशिप्स होती हैं इनको हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोलते हैं, और ये जो है ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
अब यहाँ पे जो हमने डिफरेंस निकाला था उसका यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है, तो ये डेल्टा आर करके दे रखा है, इसको भी आप एक बार देख लीजिए। और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट यहीं पे बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट की अब, और जो जिसको डिफरेंस भी बोल सकते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल की बात करते हैं। व्हेन अ पॉइंट पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ए हैविंग पोजीशन वेक्टर जो है, ये वेक्टर है उसका, to a vector b having position vector this, the displacement of the particle from a to b is defined by the vector delta r is equal to में r2 minus i1 r1। तो ये बोल रहा है कि कोई सा भी वेक्टर है वो किसी पॉइंट से किसी एक और पॉइंट में, यानी कि कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी में ट्रैवल करता है, तो पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो दे रखा है r1, पॉइंट 2 का दे रखा है r2, तो इनके बीच का डिफरेंस दे रखा है जो ट्रैवल किया है वो हो गया डेल्टा आर। तो इसको किस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, उसको इस तरीके से यहाँ पे निकाला जा सकता है कि हमारा जो वेक्टर है डेल्टा आर वो हो गया इक्वल टू में r2 माइनस r1। Geometrically, it is the vector drawn from the initial position A to the final position B of the particle। तो ये अगर ज्योमेट्रिकली हमें देखें तो ये वेक्टर हो गया जो कि ड्रॉ हो रहा है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट बी पे। तो फॉर इक्वेशन 2.13c द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म इज गिवन बाय। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है इसको अगर हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे कि डेल्टा आर जो है हमारा यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप एंड z2 माइनस z1 के कैप। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नोट दैट अनलाइक द पोजीशन वेक्टर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द चूज ऑफ ओरिजिन और द कोऑर्डिनेट सिस्टम सिंस इट इज द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो आप ये नोट कीजिए कि पोजीशन वेक्टर की तरह जो हमारा यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये एक तरीके से यूनिक नहीं होता है, ये यूनिक रहता है। पोजीशन वेक्टर तो हमारा यूनिक नहीं होता, पर ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये यूनिक रहता है क्योंकि ये एक दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, तो इसलिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए ये यूनिक रहता है। So far, we have discussed the concepts of components of vectors in 2 and 3 dimensional coordinate systems. You may now like to work out an SAQ to check your understanding of these concepts. तो ये बोल रहा है कि अब तक हमने जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है उनके बारे में बात की, वेक्टर्स की कंपोनेंट्स की बात की, वो जो हमने बात की वो दो केसेस में बात की, 2 डायमेंशन में बात की और 3 डायमेंशन में बात की। अब ये बोल रहा है कि अब जो है आपको एक बार चेक करना चाहिए एसएक्यू के द्वारा कि आपको कितना उसके बारे में समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। तो इसके बाद में हमारा आता है एसएक्यू 2 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसको एक बार आप ट्राई कर लीजिए, फिर हम इस पे आते हैं। तो चलिए अब हम एसएक्यू 2 पे आते हैं, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। तो इसका पार्ट ए जो है वो है अ बॉल इज किक्ड 25 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, राइट इट्स डिस्प्लेसमेंट as a sum of its components along the x and y axis। तो ये है हमें बता रखा कि एक बॉल जो है उसको 25 मीटर की दूरी पे किक किया गया, यानी कि उतने दूर किक किया गया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन के यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की ईस्ट साइड में 60 डिग्री पे किक किया गया। राइट इट्स डिस्प्लेसमेंट एज द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। हमें उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको उसके कंपोनेंट्स की सम में, यानी कि उनके कंपोनेंट की फॉर्म में हमें उसको दिखाना है। तो चलिए अब हम ऐसे के 2 के पार्ट पे आते हैं। रेफर टू फिगर 2.19। तो इस फिगर में हम रेफर करते हैं। ओपी आप इस फिगर में देखेंगे ये ओपी है, रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट डी। तो ये डिस्प्लेसमेंट को हमें दिखा रहा है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुई है उसको दिखा रहा है। द एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेक्स विथ द एक्स एक्सिस इज 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू में 30 डिग्री। तो ये बोल रहा है जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वेक्टर की, यानी कि वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो हमने कैसे निकाला, ये हमने इस तरीके से निकाला कि हमने 90 डिग्री में से जो हमें एंगल दे रखा था 60 डिग्री, यानी कि नॉर्थ के ईस्ट साइड में दे रखा था ना, तो 60 डिग्री एंगल दे रखा था, तो हमने माइनस कर दिया 90 में से, तो ये हमारा आगे 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हमारा एंगल निकल गया। इसके बाद हमें इसका मैग्नीट्यूड जो है वो भी दे रखा है, जो कि हो गया हमारा डी। तो यहाँ पे ये भी दे रखा है कि वेक्टर ए इक्वल टू में डी है, तो ये डी की वैल्यू दे रखी है 25। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे और थीटा हमारा हो गया 30 डिग्री। तो एक्स और वाई इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा डी एक्स, यानी कि एक्स कंपोनेंट जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा डी कोस थीटा। तो डी कोस थीटा में हम वैल्यू डाल देंगे 24 कोस 30 डिग्री, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा लगभग 21 मीटर, एग्जैक्ट आ जाएगा 20.8 मीटर। इसके बाद में हमारा जो वाई कंपोनेंट जो है वो उसमें भी हम इसी तरीके से अपनी वैल्यूज डाल देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 12 मीटर। अब इसको अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा आ जाएगा 21 मीटर आई कैप प्लस में 12 मीटर जे कैप। आपको इस तरीके से इसको लिखना होगा अगर आप इसको वेक्टर के सम में, यानी कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के सम में दिखाना चाहते हो तो
तो चलिए अब हम ऐसे के 2 के बी पार्ट पे आते हैं। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर ए कैप बी कैप सी कैप अलोंग ईच वेक्टर। तो ये बोल रहा है कि आपको जो है इनका मैग्नीट्यूड, ये 3 वेक्टर दे रखे हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी बताना है और इनके जो यूनिट वेक्टर है उनको भी बताना है, यानी कि ए कैप जे बी कैप और सी कैप इनको भी हमें बताना है। तो चलिए अब हम ऐसे के 2 के बी पार्ट पे आते हैं। वी कैन यूज इक्वेशन 2.7 टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो हम इक्वेशन 2.7 को इस्तेमाल कर सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि हमारी हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी 14 अंडर दी रूट 14। इसी तरीके से बी की वैल्यू जो है उसी तरीके से हमारी आ जाएगी √3 और सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6। अब जो है यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी जो है वो ए कैप बी कैप सी कैप होंगे रिस्पेक्टिवली। तो हम इसको यूज करने के लिए, यानी कि फाउंड करने के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन 1.3 बी को। अब इसमें आप देखें कि वेक्टर यानी कि यूनिट जो वेक्टर है वो हमें दे रखा है इक्वल टू में वेक्टर ए अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया है। तो हम उस वेक्टर में से, यानी कि उस वेक्टर से ये मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे तो हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाएगा उसका। तो इसी तरीके से हम ए का वेक्टर निकाल लेंगे, ये जो कि ये हो जाएगा, इसी तरीके से बी का भी हो जाएगा और इसी तरीके से सी का भी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम पहले तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद में उसका यूनिट वेक्टर जो है उसको निकाल लेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ समराइज व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन द 3D कार्टेशियन सिस्टम। तो पहले तो हमने 2D कार्टेशियन सिस्टम का जो है रिकैप किया था, अब हम 3D का करेंगे। तो 3D कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, इसका रिकैप। एनी वेक्टर, इसका पहला पॉइंट है, एनी वेक्टर ए इन 3 डायमेंशन स्पेस विथ टेल एट द दिस पॉइंट एंड हेड एट दिस पॉइंट कैन रिप्रेजेंटेड इन द 3 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एस। तो ये बोल रहा है कि कोई सा भी वेक्टर ए हो जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में इस पॉइंट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट इस पे और एंडिंग पॉइंट इस पे अगर इस तरीके से इसको दिखा रखा है तो हम उसको उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि ये हो जाएगा हमारा जो ये वेक्टर हो जाएगा, इस तरीके से हम उसको उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर ए एक्स ए वाई ए जेड आर इट्स एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जहाँ पर एक्स वाई जेड जो है ये कंपोनेंट जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएंगे, जो उसके अलोंग जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग उसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। द स्केलर कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए इन 3D आल्सो कॉल्ड द एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स आर रिस्पेक्टिवली। तो ये बोल रहा है कि जो भी आपका स्केलर कार्टेशियन कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर ए के, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे तो हमने उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया था, तो ये वेक्टर है पूरा, पर अब इस तरीके से हम इस पे लिख देंगे तो ये हमारी जो है ये स्केलर फॉर्म हो जाएगी उसके कंपोनेंट्स की। तो ऐसे ही ए एक्स जो है वो हो जाएगा 2x2 माइनस x1, ए वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा y2 माइनस y1 और ए जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट हमारा आएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज दिस। तो हम मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे वेक्टर ए का तो हमारा वैल्यू हो जाएगी ए इज इक्वल टू में अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड जो है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो आ रहा है द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इज गिवन बाय द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन जो है वेक्टर ए की वो डायरेक्शन कोसाइंस के द्वारा दिखाई जाती है 3 डायमेंशन में। तो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा जो है वो हमें डायरेक्शन देते हैं। वेयर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स दैट द वेक्टर ए मेक्स विथ एक्स वाई जेड एक्सिस। तो ये अल्फा बीटा गामा क्या है, ये एंगल्स है जो कि वेक्टर ए जो है बना रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ में रिस्पेक्टिवली। आल्सो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो यूनिट यानी कि वेक्टर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो है, यानी कि ए एक्स ए वाई जेड ई जेड यानी कि वेक्टर कंपोनेंट्स, उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट आई कैप वेक्टर ए डॉट जे कैप वेक्टर ए डॉट के कैप, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर इसको अगर हम खोल देंगे, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें वैल्यू आएगी ए कोस अल्फा ए कोस बीटा एंड ए कोस गामा। तो इस तरीके से भी हम इसके जो मैग्नीट्यूड है यानी कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वो भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे हमें एक नोट दे रखा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार। नोट द वेक्टर ए इन इक्वेशन 2.5 में जो वेक्टर ए दे रखा है इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप अलोंग द एक्स वाई जेड एक्सिस। तो जो हमें वेक्टर दे रखा है ए, वो हमें एक लीनियर जो है लीनियर वेक्टर दे रखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर, जो कि हमारे यूनिट वेक्टर इन सबका ये लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर है। दिस यूनिट वेक्टर कंसिस्ट द बेसिक वेक्टर फॉर द 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जो वेक्टर हमें दे रखा है ये यूनिट वेक्टर जो से बन रहा है, तो ये बेसिक वेक्टर जो है इसको बोला जाएगा। दिस वेक्टर आर आल्सो कॉल्ड द स्टैंडर्ड बेसिक वेक्टर। तो इसको स्टैंडर्ड बेसिक वेक्टर भी बोला जाता है। तो यानी कि ये अलग अलग है, 2D के लिए अलग था और 3D के लिए अलग है, यानी कि इसमें जेड एक्सेस जुड़ गई है। नोट दैट दिस वेक्टर आर ऑटोनॉर्मल दैट इज द म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड ऑफ इट यूनिट मैग्नीट्यूड। तो ये वेक्टर दे रखा है यहाँ पे, ये आप देखेंगे कि इसका जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे की, यानी कि एक्स जो यूनिट है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट वो अलग अलग है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ये सारे जो है ये 1 यूनिट के हैं।
इनको स्टैंडर्ड बेसिक वेक्टर भी बोला जाता है और बेसिक वेक्टर भी बोला जाता है। इसको हमने पहले भी एक बार रिवाइज कर लिया है, इधर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे अब। तो इसके बाद में हमारा आ जाएगा वी नो नाउ एक्सप्रेस द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट्स इन कंपोनेंट फॉर्म। तो ये बोल रहा है कि अब जो है हमने रिवाइज कर लिया और स्केलर जो है हमने 3D में पढ़ा और 2D में पढ़ा, जो कंपोनेंट फॉर्म में यानी कि कंपोनेंट्स में किसी भी वेक्टर को उसको डिनोट करना। तो हम जो है इसके स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट को पढ़ेंगे कि कंपोनेंट फॉर्म में हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा अभी सेक्शन 2.1 खत्म होता है। इसके बाद में हमारा आता है सेक्शन 2.3 जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। और जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।